जय हिंद, जय श्री राम स्टूडेंट। आज हम अलंकार टॉपिक पढ़ेंगे और अलंकार टॉपिक में इस वीडियो में हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे बेटा? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए सबसे पहला बेटा हमारा क्वेश्चन है, कभी कभी बनता है, ज़्यादा तरीका से अधिक बारी बन जाता है कि जो अलंकार शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो बेटा अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है अलंकार का अर्थ? आभूषण। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि अलंकार शब्द का क्या अर्थ होता है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि अलंकार शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो अलंकार शब्द अलम प्लस के कार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलम का अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि अलंकार की परिभाषा बताइए। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को बेटा क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है आपको? जिससे काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब देखो, जैसे हमारी माताएं बहनें आभूषण पहन करके सुंदर लगने लगती हैं, वैसे ही अलंकारों का प्रयोग काव्य में शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। आगे की स्लॉट में दिया हुआ है, वही पुनः दिया है कि अलंकार शब्द है वो हमारा अलम प्लस के कार दो शब्दों के योग से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। विभूषित करने वाला माने सुंदरता प्रकट करने वाला। इससे आगे बेटा हमारा इसमें अलंकार का पूरा वर्णन दिया हुआ है कि ये जो अलंकार हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा जो अलंकार है हमारा मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और एक तीसरा होता है उभया अलंकार। तो उभया में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उभया अलंकार कहते हैं। और शब्दालंकार में क्या क्या है? जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, प्रयुक्ति प्रकाश अलंकार, विवक्षा अलंकार, ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, ये आपके कौन से हैं? ये हैं अर्थालंकार। और भी दिए हुए हैं आगे की स्लॉट में। अलंकार के भेद, अगला क्वेश्चन बन जाता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के मुख्य रूप से केवल दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं अलंकार के? मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर एक है शब्दालंकार और नंबर दो है अर्थालंकार। तो अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है आपका शब्दालंकार और नंबर दो होता है आपका अर्थालंकार। इससे आगे की स्लॉट में दिया हुआ है हमारा बेटा यहाँ से अर्थालंकार का भेद। तो अर्थालंकार में सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से पढ़े होंगे। इसमें हम किसके माध्यम से पढ़ेंगे? ट्रिक के माध्यम से। अर्थालंकार में सबसे पहले हम उपमा अलंकारों को पढ़ेंगे। तो ये जो उपमा अलंकार है इसकी पहचान कैसे करेंगे? केवल क्या है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके लिए इसमें हम पढ़ेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप उपमा अलंकार की कैसे पहचान करेंगे? अगर आपके लिए पंक्ति आ जाएगी उदाहरण की, तो अगर ये ट्रिक आपने समझ ली तो इससे आगे आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक नैनो सेकंड में या सेकंड के अंदर में आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका
कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, क्या है बेटा, योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से सरेस और एक शब्द होता है सम, शब्द सा सी से सरेस सम आए तो वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब क्या है, उपमा में होता क्या है, उपमा अलंकार में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। क्या किया जाता है बेटा, उपमा अलंकार में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। अगर दो वस्तुओं की तुलना समझ में ना आए तो एक शब्द के बाद तुरंत सा सी से सम आएगा, तो सासी से सम जहां भी आपको योजक चिन्ह के बाद तुरंत दिखे वहां आपको उपमा अलंकार क्लिक कर देना। किसके बाद, योजक चिन्ह के बाद। बेटा उपमा में योजक चिन्ह आएगा और रूपक में भी योजक चिन्ह आएगा, तो उपमा और रूपक में जब योजक चिन्ह आएगा तो उसको हम अलग अलग तरीके से पहचानेंगे कैसे, तो उपमा में जो योजक चिन्ह आएगा उसके तुरंत बाद सा सी से सम सरिस आएगा, लेकिन रूपक में जो आएगा उसमें सा सी से सम सरिस नहीं आएगा, इसके बाद तुरंत रूपक है। तो बेटा हम उदाहरण समझ लेते हैं। तो उदाहरण में हमारा दिया हुआ है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो बेटा तुलना की गई है कि नहीं की गई है, मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से। मुख किसके समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अगला है बेटा कर कमल सा कोमल है, जो कर माने हाथ हैं, वे हाथ कैसे हैं, कमल के समान कोमल है। कोई दिक्कत, वैसे आपको कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि योजक चिन्ह के तुरंत बाद अगर सा सी से सम आती है तो वहां कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। आगे देखते हैं बेटा, आगे है आपका रूपक अलंकार। देखो वही आ गया, हमने अभी बोला था वही कहानी। तो रूपक अलंकार में क्या है, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, क्या आएगा बेटा, केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से न आए तो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमा में था कि योजक चिन्ह के तुरंत बाद क्या आएगा, सा सी से सम सरिस, और इसमें रूपक में योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम सरिस नहीं आएगा, शब्द आएगा पूरा, तो वहां बेटा हमारा होगा रूपक अलंकार। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो बेटा ये जो योजक चिन्ह दिया हुआ है इसके बाद सा सी से सरिस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ठोक देना रूपक। अगर सासी से सरिस दिखता है आपको योजक के बाद तो तुरंत उपमा ठोक देना। सेकंडों में आप इसका आंसर लगा सकते हैं। बेटा अगली स्लॉट में हमारा दिया हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो अलंकार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक भी आपका नहीं रहेगा, इसका हमारा चैलेंज है। उत्प्रेक्षा अलंकार में दिया हुआ है कि यदि पंक्ति में ज्यों मानो एव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या आता है बेटा, कि जहां पर पंक्ति में ज्यों मानो एव मनु जनु मानहु जनहु मनहु जनहु आता है तो वहां अपना अलंकार कौन सा होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो केवल आप इन शब्दों को याद कर लें और जैसे ही आप शब्द याद कर लेंगे जहां ये शब्द दिखे तुरंत उत्प्रेक्षा ठोक देना। तो बेटा अभी इसको उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। तो दिया हुआ है हमारा जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया, जनु आ गया। जहां जनु आ गया और मनु आ गया या जान जनहु मनहु आ गया तो वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखो दूसरी पंक्ति में देखते हैं, ऐसे ही दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है हमारा, अभी कलर चेंज कर लेते हैं। तो दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है नेत्र मानो, नेत्र मानो, तो हमारा शब्द क्या है इसमें, मानो। नेत्र मानो कमल है, नेत्र कैसे हैं, कमल के समान हैं, तो वहां पर कौन सा होगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेत्र मानो कमल है, तो जहां मानो आ गया, जानो आ गया, जनहु मनहु आ गया तो वहां क्या होगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
आगे की स्लॉट में उत्प्रेक्ष अलंकार का बेटा एक और उदाहरण दिया हुआ है। सोहतोड़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु, क्या दिया है? मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। तो इसमें दिया हुआ है जनहु मनहु, जहां भी आपको मनहु दिखे, जनहु दिखे, मानो दिखे, जनु दिखे, तो बेटा वहां पर हमारा क्या होगा? वहां पर होगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे की स्लॉट में हमारा दिया हुआ है अतिशयोक्ति अलंकार। तो बेटा अतिशयोक्ति आपने पहले भी पढ़ाया हुआ है, पढ़ा है। तो जहां पर आपने पहले पढ़ा है अतिशयोक्ति, इसमें थोड़ा क्या है बेटा, ये जो अतिशयोक्ति शब्द है वो थोड़ा रॉन्ग लिख गया है, ये जो मात्रा है यहाँ नहीं होगी। तो आपका अतिशयोक्ति ऐसे होगा, अतिशयोक्ति माने आधा सा आएगा। तो ये टाइप में मिस्टेक हो गई है, ये आप समझ जाएंगे। तो इसमें हमारा अतिशयोक्ति है। तो बेटा अतिशयोक्ति में क्या होता है? किसी भी बात को बड़ा चढ़ा के वर्णित किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी भी बात को बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो, जहाँ गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वह हमारा कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में हमारा उदाहरण दिया हुआ है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो बेटा यहाँ कितनी बात बड़ी कर दी कि एक आगे नदी, बहुत बड़ी नदी पड़ी हुई है, वो घोड़ा कैसे उतरे पार। घोड़ा नदी के इस पार खड़ा हुआ है और राजा सोच रहा है कि उस पार कैसे निकलेगा। जब तक राजा सोचता ही रह गया तब तक चेतक माने घोड़ा उस पार हो गया। तो जहां बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए बेटा, वहां पर हमारा होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद आया है हमारा मानवीकरण अलंकार। तो बेटा मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि प्राकृतिक वस्तुएं मानव की तरह व्यवहार करने लगती हैं, वहां पर हमारा होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहां बेटा हमारा होता है मानवीयकरण अलंकार। कौन सा होता है बेटा? वहां होता है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार का उदाहरण दिया हुआ है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल क्या कर रहे हैं बेटा? हंस रहे हैं। कलियां क्या कर रही हैं बेटा? मुस्कुरा रही हैं। तो प्राकृतिक वस्तुएं मनुष्य की तरह जब व्यवहार करने लगे तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। उर माने होता है हृदय। तो सागर के हृदय पर नाच नाच, बेटा देखो ये क्या कर रही हैं? लहर नाच रही हैं। तो प्राकृतिक वस्तुएं क्या कर रही हैं? मनुष्य की तरह व्यवहार। सागर के हृदय पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। लहरें क्या कर रही हैं? गा भी रही हैं और नाच भी रही हैं। तो यहाँ प्राकृतिक वस्तुएं मनुष्य के कार्य कर रही हैं, तो वहां पर होता है हमारा बेटा मानवीकरण अलंकार। और अगला दिया हुआ है हमारा कि हमने पहले देखा था कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 2 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो बेटा जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ उभय होता है, आपने पढ़ा भी होगा। और इसमें हम शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो अनेक होते हैं, आपने पहले स्लॉट में देख चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं वो हम अभी देखते हैं। तो मुख्य रूप से पहला होता है आपका अनुप्रास अलंकार, और दूसरा होता है आपका यमक अलंकार, और तीसरा होता है आपका श्लेष अलंकार। तो शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं बेटा? मुख्य रूप से, बेटा मुख्य अवश्य जोड़ देना। क्या? मुख्य अवश्य जोड़ देना। तो मुख्य रूप से शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। किस रूप से? मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। अब ये तीनों भेदों को हम समझते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है हमारा
अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की हम पहचान कैसे करेंगे? वर्ण जहां पर बार बार आए, केवल एक चीज ध्यान रख लेना, क्या? जहां पर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर बेटा कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। जहां वर्ण बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब कैसे वर्ण आता है वो हम स्लॉट के माध्यम में देखते हैं। उदाहरण दिया हुआ है हमारा, उदाहरण दिया है चार, अब ये रेड में आ गया है, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल। क्या आना चाहिए बेटा? वर्ण बार बार आना चाहिए। तो आप यहाँ वर्ण देख रहे होंगे, जो च वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, यहाँ भी च आया है। तो जहाँ वो एक ही वर्ण अनेक बार आता है वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण समझते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश उजियाला। तो यहाँ म माने म वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है, तो बेटा वहां पर कौन सा होगा हमारा? वहां पर होगा अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं यमक अलंकार। तो बेटा यमक अलंकार की छोटी सी परिभाषा एक लाइन में समझ सकते हैं आप। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो। बेटा क्या है कि शब्द एक ही होगा, वो एक से अधिक बार आएगा लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो वहां पर क्या होगा हमारा? अधिक बार आए, अर्थ क्या होंगे? अनेक होंगे या अलग अलग होंगे। वहां कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर या पाए बोराय। समझ पाए कि नहीं? आपने बचपन से ये उदाहरण पढ़ा होगा। वैसे कनक कनकते सौगुनी, तो बेटा एक कनक का अर्थ होता है, बताइए बेटा क्या होता है एक कनक का अर्थ? एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, और एक कनक का अर्थ होता है सोना। एक कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा, और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पर एक है धतूरा, एक है सोना, तो दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो गए। वा खाए बोराए नर, बा खाए बोराए नर, बा पाए बोराए। तो बेटा बोराए माने होता है पागल होना। बोराए माने क्या होता है? पागल होना। बोराए का अर्थ क्या होता है? पागल, पागल। तो एक को खा करके व्यक्ति पागल हो जाता है और एक को पा करके व्यक्ति पागल हो जाता है। तो बेटा सोने को पाकर व्यक्ति पागल हो जाता है और धतूरे को खाकर व्यक्ति पागल हो जाता है। तो जहां पर ये शब्द एक ही है वो अधिक बार आ रहा है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हैं, तो बेटा वहां पर है हमारा यमक अलंकार। ऐसी दूसरी पंक्ति दी हुई है हमारी, क्या है पंक्ति? के काली घटा का घमंड घटा। जहां दो शब्द दिए हुए हैं। घटा कैसी है बेटा? घटा है काली, और यहाँ घमंड घटा। यहाँ बात हो रही है घमंड की और यहाँ हो रही है बात घटा की। तो एक ही शब्द के, शब्द क्या है? शब्द है घटा और घटा, दोनों जगह एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ बात खाली घटा, बादलों वाली घटा की बात हो रही है, और जहाँ घमंड की कम होने की बात हो रही है। तो बेटा जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो ही वहां यमक अलंकार होगा। बेटा अगला है हमारा लास्ट श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में हमारा दिया हुआ है एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। बेटा शब्द एक ही होगा, उसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे या अनेक होंगे। वहां बेटा कौन सा होगा हमारा? श्लेष अलंकार होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये मास नहीं है, ये मानस है। क्या है बेटा? मानस। अभी इसको गलत लिखा है, ये है आपका मानस। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो बेटा यहाँ दिया हुआ है रहमन पानी राखी, तो यहाँ जो पानी है इस पानी का अर्थ होता है एक का इज्जत। क्या होता है? इज्जत या शर्म। तो मनुष्य की क्या है? इज्जत और शर्म बनी रहनी चाहिए। बिन पानी सब सूना। अगर इज्जत और शर्म नहीं रही तो संसार में सब कुछ सूना ही सूना है। फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य करने से डरेगा नहीं, क्योंकि उसमें इज्जत ही नहीं है, शर्म ही नहीं है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो अगर एक बार किसी की इज्जत चली जाती है तो फिर वो दोबारा लौटकर नहीं आती है, उस मनुष्य का कोई महत्व तो नहीं होता है। तो बेटा यहाँ तक आपका था अलंकार टॉपिक, और इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी अलंकार से बनेंगे वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।